आज हम लोग मोलस्का संघ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में बता दिया गया है, तो मोलस्का संघ के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर नोट कर दी हैं, सबको समझना है ध्यान से। देखिए, जो मोलस्का संघ है, तो संघ मोलस्का का मतलब क्या है मैंने लिख दिया यहाँ। संघ मोलस्का मीन्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कोमल जंतु। तो ऐसे जंतु जिनका शरीर बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट है, उनको किस संघ में रखा गया है? मोलस्का। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा दूसरा संघ है। इसका मतलब जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा। लेकिन सबसे बड़ा दूसरा संघ कौन सा है? मोलस्का। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मोलस्का नाम जॉन्स्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया। मैंने सारे संघ में आपको लिखवाया। जैसे प्रोटोजोआ नाम किसने दिया? गोल्डफस ने। ओरीफेरा नाम किसने दिया? रॉबर्ट ग्रांट ने। इसी तरीके से मैंने सारे संघ में लिखवाया है। तो यहाँ पर भी मोलस्का नाम किसने दिया? जॉन्स्टन नाम के साइंटिस्ट ने। अब इस संघ के प्रमुख लक्षण यानी मेन फीचर्स के बारे में जानते हैं। इनका शरीर कोमल है और खंड विहीन है। कोमल मतलब हमने ऊपर ही लिखवा दिया कि शरीर बहुत ही सॉफ्ट होगा। दूसरा लिखा है खंड विहीन। खंड विहीन को अंग्रेजी में अनसेगमेंटेड कहेंगे। इसका मतलब है कि इनमें कोई भी खंड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा नंबर है शरीर पर लिफाफा के समान आवरण पाया जाता है। ये जो जंतु है, इनके शरीर के ऊपर एक लिफाफा है, कवरिंग है ना, वो आवरण, उसे क्या कहेंगे? मेंटल। ये मेंटल मानसिक वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल की स्पेलिंग अलग होती है, MENTLE। ये मेंटल इसका नाम है। वो जो मेंटल आप लोग समझते हो कि ये तू मेंटल है कि मैं मेंटल हूँ, वो मेंटल मानसिक रोगी के लिए होता है। और ये जो मेंटल है वो धीरे धीरे एक चीज का श्रावण करता है। श्रावण का मतलब इससे धीरे धीरे तरल पदार्थ निकलेगा और वो तरल पदार्थ सूख करके क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और वही इसका कवच बन जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखा हुआ है। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों ने शंख देखा होगा, सब लोगों के घर में शंख होता है ना, पूजा घर में रखते हैं, बजाते हैं शंख। ये शंख भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। और ये शंख या ऐसे कह लीजिए ये जो कवरिंग है, ये किसकी होती है? घोंघा की। किसकी? जिसे अंग्रेजी में पाइला कहा जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर है, ये जंतु समुद्री जल में भी मिलेंगे। कुछ जंतु अलवणीय जल में। अलवणीय जल का मतलब होता है ऐसा जल जो समुद्र का नहीं है, यानी खारा नहीं है। जो नदियों का पानी है, झीलों का पानी है, तालाबों का पानी है, वो कैसा है? अलवणीय जल। अलवणीय जल मतलब जिसमें लवण ना हो, जिसमें साल्ट ना हो। इसके अलावा कुछ जंतु नम भूमि पर भी पाए जाएंगे। इसका मतलब तीनों जगह मिलेंगे। अगला पॉइंट, इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति वाला। द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है किसी जंतु को अगर हम किसी निश्चित स्थान से एक जगह से उसके शरीर की कटिंग करें और वो बराबर बराबर दो हिस्सों में बट जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो ऐसी सममिति को क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममिति। इसके अलावा त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय का मतलब इनके शरीर के ऊपर कितनी लेयर्स हैं? 3। कई जंतुओं में एक ऐंठन पाई जाती है। ऐंठन का मतलब इनकी संरचना में ऐंठा ऐंठा। जैसे आपने शंख देखा है, तो शंख एकदम चिकना होता है या उसमें ऐसी ऐंठन बनी होती है? उस ऐंठन को इंग्लिश में टर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐंठन यानी टर्सन के कारण इनमें कोई सममिति नहीं बन पाती। अभी मैंने कहा ज्यादातर जंतुओं में क्या होगा बेटा? द्विपार्श्व सममिति। लेकिन किसी किसी में ऐंठन जिसमें मिल जाएगी, ऐसे जंतु में कोई सममिति नहीं बन पाएगी। अगला लिखा, इनके सिर पर मुख होते हैं, मुख एक पाया जाएगा। नेत्र होते हैं, स्पर्शक होते हैं। स्पर्शक को इंग्लिश में टेंटाकल्स कहते हैं, मैंने हाइड्रा में भी बताया था आपको। तथा अन्य संवेदी अंग पाए जाते हैं। संवेदी अंग ऐसे अंग होते हैं जिनसे किसी जंतु को बाहर की सूचना मिलती है। हम लोग के शरीर में कितने संवेदी अंग हैं? बोलो कितने हैं? 5। कौन कौन से? आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा। सही है।
क्योंकि इनसे हमको बाहर की जानकारी मिल गई। ऐसे इनके समझिए इनकी आहार नाल सीधी होगी, किसी किसी में यू के आकार की लिखा मैंने। यू आकार का मतलब आहार नाल पहले नीचे की ओर गई और फिर ऐसे मुड़ गई, तो क्या बन गया? यू बन गया। और किसी किसी में यू भी नहीं है, बिल्कुल कुंडलित है। कुंडलित मतलब क्वाइल जैसी घूमी घूमी, तो जैसी जंतु की संरचना होगी उसी तरीके से उसकी आहार नाल हो सकती है। इसमें जो मुख है, मुख के अंदर की जगह क्या होती है? मुख गुहा। तो इनकी मुख गुहा में भोजन को पीसने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे रेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडुला। हम लोगों में भोजन को पीसने के लिए दांत हैं और इसमें रेडुला नाम का अंग है, और रेडुला के ऊपर काइटिन के बने हुए छोटे छोटे दांत लगे होते हैं पंक्तियों में। एक एक पंक्ति में 7-7 दांत होते हैं, और ये ऐसे चलता, नीचे जैसे जीभ है और ऊपर वो दांत है, तो ऐसे ऐसे चलेगा। जिस तरीके से आप सिलबट्टे के ऊपर चटनी बनाते हो ना, और नीचे सिल रखी है, ऊपर बटने वाला यानी बट्टा कह लो, बटनी कह लो, पिसनी कह लो, घिसनी कह लो, जो भी आपकी इच्छा है उसे कहिए, ऐसे करके चटनी बनाते। उसी तरीके से ये भी, यानी दांतों की जगह पर इसमें क्या है? रेडुला है। ठीक है, और क्या करेगा? भोजन को महीन महीन पीस देगा। रक्त परिसंचरण तंत्र इनमें खुले प्रकार का है। मैंने बताया था इससे पहले आर्थ्रोपोडा में भी बताया खुला प्रकार। खुला प्रकार का मतलब क्या हुआ? रक्त जो है वो रुधिर वाहिनियों, धमनियों, सिराओं में बहेगा या खुले ऐसे ही? इसका मतलब धमनी सिराओं के अंदर रक्त इनका नहीं बहता है, बाहर बह रहा है, और इनका रक्त जो है वो नीला होता है। अब आप कहोगे सबका रक्त तो लाल है, इनका नीला कैसे? मैंने आपको बताया था कि जिसके ब्लड में, जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन होगा उसका रक्त कैसा होगा? लाल। और जिसमें हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन नामक वर्णक आ जाएगा, श्वसन वर्णक कह लीजिए या श्वसन रंग का पदार्थ कह लीजिए, तो जिसमें हीमोसाइनिन होता है उसका रक्त कैसा हो जाता है? नीला। इसका मतलब हुआ कि इन जंतुओं में श्वसन के रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है बल्कि हीमोसाइनिन है। बेटा एक बात और बता दें, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है या लोहा होता है, ठीक है, और जबकि हीमोसाइनिन में कॉपर यानी तांबा होता है। तो जिसके में तांबा मिलेगा उसका रक्त कैसा हो जाएगा? नीला, और जिसका क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा उसका लाल। हम लोगों में हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अगला है, जो जंतु पानी में रहेंगे वो गिल्स द्वारा सांस लेंगे, और जो सूखे में रहेंगे वो फेफड़ों द्वारा। क्योंकि गिल्स जो होता है, गलफड़े जो होता है, वो केवल गलफड़े द्वारा वही जंतु सांस लेगा जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ले रहा है, और जो वातावरण में घुली ऑक्सीजन ले रहा है इसका मतलब वो शोषण किससे कर रहा है? फेफड़ों से। फेफड़े कभी भी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन नहीं ले सकते, और गिल्स द्वारा, जैसे कि मछलियां हैं, वो कभी वातावरणीय ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। ये शर्त है, ऑक्सीजन अगर पानी वाली चाहिए तो गिल्स से सांस लेना पड़ेगा, और अगर वातावरण की ऑक्सीजन चाहिए तो फेफड़ों से सांस लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसके शरीर में दोनों सिस्टम है वो दोनों तरीके से काम कर जाता है। इनमें उत्सर्जन वृक्क द्वारा भी होगा, कुछ जंतुओं में बोजेनस के अंग होते हैं उनके द्वारा, और कभी कभी कुछ जंतुओं में केवर की ग्रंथियां, ये जो केवर और बोजेनस है ये वैज्ञानिकों के नाम हैं। इनमें जीवन में इनके वेलिजर नाम का लार्वा या ग्लोक्यूडियम नाम का लार्वा पाया जा सकता है। ठीक है, ये इतने हमने आपको मेन पॉइंट बताए। एक चीज और बता दूं, ये जंतु एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब नर अलग और मादा अलग। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण भी मैंने ऊपर लिख दिए। इस जंतु में सबसे मेन कौन है? घोंगा यानी पाइला। दूसरा ऑक्टोपस, हमने देखा होगा बड़ा शैतानी करता रहता है, ऐसे ऐसे चलाता रहता है अपने भुजाओं को, इसीलिए उसे शैतान मछली, डेविल फिश कहा जाता है। संग में सीपिया जिसे कटल फिश भी कहा जाता है, और एक अच्छा उदाहरण कौन है? नियोक्लाइना। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अगर कुछ पूछना हो तो और पूछिए। नहीं तो बताइए, कुछ बताएंगे? बताओ भाई।